Okay, so we are starting with November 2014, paper 3, variant 2. Paper 3, variant 2. Right. Question number 1. Which condition defines productive efficiency? तो productive efficiency क्या होती है? Average total cost का minimum point. जब आप एक चीज को सबसे lowest cost से बनाते हो, productive efficiency होती है. All factors of production are fully employed. इसका मतलब आप ऑन द पीपीसी ऑपरेट कर रहे हो. अगेन ये स्टेटमेंट इतनी गलत नहीं है, पर एग्जैक्टली प्रोडक्टिव एफिशिएंसी को मीट नहीं कर रही. ऑल फर्म्स आर प्रोड्यूसिंग एट द प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट. ये एमसी इक्वल्स टू एमआर होता है, तो इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है. देयर आर नो फर्दर अपॉर्चुनिटीज फॉर सब्स्टिट्यूटिंग कैपिटल फॉर लेबर. अगेन दिस इज अ स्टेटमेंट जो कि ये कह रही है कि आपने एक ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन बना लिया कैपिटल और लेबर का, जिधर आपकी कॉस्ट सबसे लोएस्ट है. पर सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है ना वो डी है यहाँ पे. इसको लिखना चाहिए था विच कंडीशन बेस्ट डिफाइंस प्रोडक्टिव एफिशिएंसी. The output of all goods is produced at the lowest possible cost. This is the most straightforward answer जो हमें यहाँ मिल सकता है. One का आंसर is 3. सही. Question number 2. A household makes the following purchases of fruit. The household derives twice as much utility from the 10th kg of apples as from the 5th kg of bananas. मतलब ये कह रहा है बनाना की जो भी यूटिलिटी है ना उसकी ट्वाइस एप्पल की है. तो अगर मैं यहाँ पर एमयू लिखूं, तो अगर बनाना की यूटिलिटी 1 है ना, तो एप्पल की 2 होगी. ये समझ आ गया? सही है. तो जो भी यूटिलिटी एप्पल की होगी, जो भी यूटिलिटी बनाना की होगी, उसकी डबल जो है वो आपकी एप्पल की होगी. सही है. अच्छा, स्टेटमेंट क्या कह रहा है? व्हाट शुड द हाउस होल्ड डू टू मैक्सिमाइज द यूटिलिटी फ्रॉम द परचेज ऑफ दीज फ्रूट्स. अब अगेन वही रूल हमें अप्लाई करना होगा. एम यू ऑफ बनानास डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ बनानास इज इक्वल्स टू एम यू ऑफ एप्पल्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ एप्पल्स. ठीक है. तो एम यू ऑफ बनाना कितनी है? 1. और बनाना कितने का है? $1 का है. और एम यू ऑफ एप्पल 2 है, और एप्पल कितने का है? $0.5. सही है. तो दोनों का एमयू पर डॉलर मेरे पास आ गया. इसका 1 आएगा और इसका जो है वो 4 आएगा. अब इसके अकॉर्डिंगली मुझे तो ये समझ आ रहा है कि भाई बनाना की जो है ना वो लेस यूटिलिटी है पर प्राइस एज कंपेयर टू एप्पल. एप्पल की मोर यूटिलिटी पर प्राइस है. इसका मतलब एज अ रैशनल कंज्यूमर आपको ये चाहिए कि आप एप्पल को ज़्यादा कंज्यूम करो. सही है. एप्पल्स को आप बढ़ाओ और बनानास को जो है वो क्या करो? कम करो. सही है. तो एप्पल्स को बढ़ाओ क्योंकि यूटिलिटी ज़्यादा है, बनानास को कम करो. तो ए इज द राइट आंसर. क्लियर है? कोई मसला इसमें? ठीक है. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3. अब क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं द डायग्राम अ कंज्यूमर्स बजट लाइन शिफ्ट फ्रॉम जीएस टू जेके. इसका मतलब वाई बढ़ रहा है, एक्स कम हो रहा है. विच स्टेटमेंट मस्ट बी करेक्ट? देयर हैज बीन एन इंक्रीज इन द कंज्यूमर्स रियल इनकम. अगर कंज्यूमर की रियल इनकम बढ़ती ना तो बजट लाइन बाहर की तरफ शिफ्ट होता. दोनों की अफोर्डेबिलिटी बढ़नी चाहिए. आप देखो एक्स की अफोर्डेबिलिटी कम हो रही है, वाई की अफोर्डेबिलिटी बढ़ रही है. तो ये कंजम्पशन नहीं है, ये अफोर्डेबिलिटी है. अफोर्डेबिलिटी ऑफ एक्स कम हो रही है और वाई की बढ़ रही है. तो ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि असूलन इसमें तो पूरा बजट लाइन जो है ना वो मेरा राइट पर शिफ्ट होना चाहिए था. देयर हैज बीन अ डिक्रीज इन द रियल इनकम. इसमें पूरा बजट लाइन जो है वो लेफ्ट पर आना चाहिए था. गुड वाई हैज बिकम रिलेटिवली एक्सपेंसिव. नो, क्योंकि गुड वाई की अफोर्डेबिलिटी तो बढ़ रही है. तो बी इज द राइट आंसर. गुड हैज बिकम रिलेटिवली मोर एक्सपेंसिव. अगर गुड एक्स रिलेटिवली मोर एक्सपेंसिव है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि प्राइस ऑफ वाई रिलेटिव टू गुड एक्स जो है ना वो कम हो रही है, जिसकी वजह से गुड एक्स की अफोर्डेबिलिटी कम हो रही है और गुड वाई की अफोर्डेबिलिटी बढ़ रही है. तभी आंसर डी है इसका. सही है. कोई मसला? मतलब द मैक्सिमम यूनिट्स यू कैन परचेज ऑफ वाई इज इंक्रीजिंग एंड एक्स इज डिक्रीजिंग. दिस इज ड्यू टू अ राइज इन द प्राइस ऑफ एक्स कंपेयर्ड टू द प्राइस ऑफ वाई. क्योंकि रिलेटिव का मतलब यही है, कंपैरिजन की बात कर रहा है. क्वेश्चन नंबर 4. A worker is considering accepting a job she has been offered. She draws up a list of the annual monetary values. She places it on the advantage and disadvantages of the. सही है. तो इनकम हो गया, डेंजरस वर्किंग कंडीशंस हो गया, लॉन्ग वर्किंग आवर्स. अब डेंजरस वर्किंग कंडीशंस जो है वो नॉन फाइनेंशियल है, लॉन्ग वर्किंग आवर्स भी नॉन फाइनेंशियल है, हाई प्राइस प्रेस्टीज भी नॉन फाइनेंशियल है, अपॉर्चुनिटी फॉर ट्रैवल शॉर्ट हॉलीडेज ये भी नॉन फाइनेंशियल है. मतलब अगर आप देखो तो इसमें मॉनेटरी इनकम के अलावा ये हर चीज़ देख रहा है. इसका मतलब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रही है टू. और आप एक और चीज़ अगर आप नोटिस करो, एक और चीज़ अगर आप नोटिस करो, तो इनकम को सबसे ज़्यादा वैल्यू दी हुई है इसमें.
इनकम को इसने सबसे ज्यादा वैल्यू दी हुई है। ये देख तो हर चीज रही है पर सबसे ज्यादा वैल्यू इसने इनकम को दी हुई है। ठीक है, शी वैल्यूज द एडवांटेजेस मोर हाईली देन दी। अब ये जो है ना, इसका मतलब फाइनेंशियल होता है, इसका मतलब नॉन फाइनेंशियल होता है। ठीक है, इसने हैवी वर्ड यहाँ पर लिखा हुआ है बट इसका मतलब यही है। अब जाहिर है वो फाइनेंशियल एडवांटेजेस को ज्यादा वैल्यू दे रही है as compared to non-financial. She would take up the job even if it had none of the non-financial advantages. No, there has no financial disadvantages. Uh, Again इस चीज का कुछ जिक्र नहीं किया हुआ इसने। The non-financial advantages outweigh the non-financial disadvantages. Again, this is very hard to decide. ये बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है मेरे हिसाब से, और ये बहुत रिपीटेड एमसीक्यू में है। सही है। क्वेश्चन नंबर 5। To increase the labor force from 100 to 101, a firm has to increase the daily wage rate from 500 to 502. What is the marginal cost? तो marginal cost कैसे निकालूंगा? Total cost of 101 workers minus the total cost of 100 workers is equals to the marginal cost. अब 101 workers की total cost क्या है? 101 मल्टीप्लाई पे कितना? 502 माइनस 100 मल्टीप्लाई बाय 500 इज इक्वल टू द मार्जिनल कॉस्ट। बल्कि क्या आंसर आ रहा है? आंसर बताए, आंसर बताओ जरा। 702। तो फिर 702 डी आंसर होगा। सही है, आसान है ये। ठीक है। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 6। द डायग्राम शोज एन इंडिविजुअल सप्लाई ऑफ लेबर। द आर्ली वेज रेट इज डब्ल्यू एंड द वर्कर इज रिक्वायर्ड टू वर्क 40 आवर। तो मैं यहाँ से देखूंगा सब 40 आवर्स है। विच एरिया मेजर्स द नेट इंप्रूवमेंट इन द वर्कर्स वेलफेयर इफ ही वर टू अलाउ टू चूज द नंबर ऑफ आवर्स he wish टू वर्क पर वीक। अब देखो करंटली जो है ना, अगर देखा जाए करंटली जब मैं 40 घंटे काम कर रहा हूँ ना, तो ये एक ऐसा एरिया है जो कि जबरदस्ती मुझे बेयर करना पड़ रहा है। वाई? बिकॉज ये मेरी वेज से ऊपर है। अगर आप देखो ये एक ऐसा एरिया जो मेरे पास नहीं भी होगा ना, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बिलो दी सप्लाई का ट्रांसफर एंडिंग होता है, मुझे ये पता है। क्योंकि ऊपर वाला हिस्सा इकोनॉमिक रेंट है, नीचे वाला हिस्सा ट्रांसफर एंडिंग है। पर ये ट्रांसफर एंडिंग का एक ऐसा एरिया जो कि मुझे नहीं भी होगा ना, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मुझे 40 घंटे काम नहीं करना। मुझे 40 घंटे काम नहीं करना, मुझे इतने घंटे काम करना है। इसका मतलब जब मैं अपनी मर्जी से घंटे चूज करूंगा, तो ये वाला जो एरिया है ना, ये मेरा नेट वेलफेयर का बेनिफिट होगा। क्योंकि अगर मुझे खुद डिसाइड करना है ना हाउ मच आई वांट टू वर्क, तो मैं 40 घंटे काम नहीं करूंगा, मैं इतने घंटे काम करूँ। इसका मतलब ये जो एरिया है वो ऑटोमेटिकली मेरा एडवांटेज हो जाएगा, क्योंकि इतने घंटे मुझे एक्स्ट्रा काम नहीं करना पड़ेगा। ये मेरा जो नुकसान हो रहा था ना, वो मेरा नुकसान नहीं हो रहा है। तो 6 आंसर विल बी ए। समझ आया? क्लियर है? जेड तो इकोनॉमिक रेंट है, पर जेड तो मुझे ऑलरेडी मिल रहा है ना। जेड चाहे मैं 40 घंटे काम करूं या मैं इतने घंटे काम करूं, जेड तो मुझे अभी भी मिल रहा है। जेड से तो कोई लेना देना ही नहीं है। मसला इसका आ रहा था खाली, एक्स का। क्वेश्चन नंबर 7। A firm's workers joins a trade union which negotiates an increase in the workers' wage rate. The increase in wage rate results in an increase in the number of employed people. What could explain this? The demand for the product is price elastic. अगर प्राइस इलास्टिक होता ना तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि इलास्टिक डिमांड के केस में जब आप अपने वर्कर की वेजेस बढ़ाने की डिमांड करोगे ना, तो बिजनेस की कॉस्ट बढ़ेगी। जब बिजनेस की कॉस्ट बढ़ेगी तो उनको प्राइस बढ़ानी पड़ेगी। अब इलास्टिक में मसला ये, क्वांटिटी बहुत ज्यादा से गिर जाएगी तो रेवेन्यू कम हो जाएगा। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग क्वांटिटी डिमांड फॉर लेबर को एकदम से गिरा देते हैं। ये कहते हैं अगर हमारे प्रोडक्ट की डिमांड इलास्टिक है ना, तो लेबर की डिमांड भी इलास्टिक है, तो वेज बढ़ने पे वो वर्कर को फारिग कर देते हैं। द फर्म इज अ मोनोपोलिस्ट विद इन अ लोकल लेबर मार्केट। बी इज द परफेक्ट आंसर ओवर हियर। व्हाई? बिकॉज जो उसने सिनेरियो बताया हुआ है ना, वो बड़ा सिंपल है। अगर आप एक इम्परफेक्ट लेबर मार्केट का डायग्राम यहाँ पर बनाओ, तो बड़ा सिंपल डायग्राम है। यहाँ पर आप लिखोगे एवरेज कॉस्ट ऑफ लेबर इज इक्वल टू सप्लाई ऑफ लेबर। यहाँ पर आप लिखोगे मार्जिनल कॉस्ट ऑफ लेबर। ये आपकी आ गई मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट। दिस इज वेज एंड दिस इज क्वांटिटी ऑफ लेबर। इनिशियल सिचुएशन ये होगी कि एक मोनोप्सनी जो है वो एमसीएल इज इक्वल्स टू एमआरपी पे ऑपरेट करता है। ये वाली इसकी इंप्लॉयमेंट है और ये वेज देता है। सीधी बात है, जो एवरेज कॉस्ट ऑफ लेबर से आती है। अब ट्रेड यूनियन जब बार्गेनिंग करेगी तो जाहिर सी बात है वो मार्केट कंपेरेटिव वेज पे लेके आएगी, तो वो इस वेज पे लेके आएगी इसको। तो आप देखो वेज भी बढ़ रही है और एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है। इसका मतलब जाहिर सी बात है ट्रेड यूनियन भी मोनोपोलिस्ट पे बार्गेनिंग कर रही है। ठीक है,
द फर्म ऑपरेट्स इन अ परफेक्टली कंपेरेटिव लेबर मार्केट। अब परफेक्टली कंपेरेटिव लेबर मार्केट में अगर तुम ट्रेड यूनियन को लेके आओगे ना, तो इससे तो मसला होगा। क्यों मसला होगा? क्योंकि परफेक्टली कंपेरेटिव लेबर मार्केट जो है ना, वो ऑपरेट इक्विलिब्रियम पे करती है, अगर आपको याद हो। वो ऑपरेट इक्विलिब्रियम पे करते हैं। अगर तुम यहाँ पर मिनिमम, अगर तुम यहाँ पर वेज बढ़ाने की बात करते हो ना, तो उल्टा बताऊँ क्या होगा? अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी, क्योंकि क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ लेबर आगे निकल जाएगा, डिमांड फॉर लेबर पीछे रह जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ट्रेड यूनियन अगर यहाँ पर आती है ना, तो उल्टा यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। और असूलन यही होता है कि परफेक्टली कंपेरेटिव लेबर मार्केट में देर इज नो रोल ऑफ ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन कुछ नहीं कर सकती वहाँ पे। देर इज अ हाई डिग्री ऑफ सब्सटीट्यूबिलिटी बिटवीन कैपिटल एंड लेबर। अगर कैपिटल एंड लेबर बहुत हाईली सब्सटीट्यूट्स है ना, मतलब बहुत ज्यादा क्लोज हैं, इसका मतलब कि जैसे ही वेज बढ़ेगी, आप एकदम से मशीन पे स्विच हो जाओगे। आप नखरे थोड़ी सहोगे, आप एकदम से मशीन पे स्विच हो जाओगे। क्लियर है ये चीज? तो 7 का आंसर इज बी। क्लियर है? ठीक है। तो ऑप्शन बी इज द ओनली ऑप्शन जहां पर वेज भी बढ़ रही है एंड एम्प्लॉयमेंट ऑल्सो राइजेस। ओके। क्वेश्चन नंबर 8। The table shows the relation between total output and total cost of a firm at constant factor prices and the fixed factor proportions. It follows that over this range of output the firm experiences. तो एवरेज कॉस्ट निकालनी पड़ेगी यहाँ पे। तो एवरेज कॉस्ट कैसे निकलती है? टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। तो यहाँ पर तो $1 आएगी, यहाँ पर 0.8 आ रही है, यहाँ पर 0.6 आ रही है, यहाँ पर वापसी 0.8 आ रही है, और यहाँ पर 1 आ रही है। अब आप नोटिस करो, इस रेंज में एवरेज कॉस्ट, एवरेज टोटल कॉस्ट कम हो रही है, इस रेंज में एवरेज टोटल कॉस्ट बढ़ रही है। तो एवरेज टोटल कॉस्ट का कम होना इज बेसिकली इंक्रीजिंग रिटर्न्स, अगर आपको याद हो। और एवरेज कॉस्ट का बढ़ना इज डिक्रीजिंग रिटर्न्स। भाई अब इट इज नॉट नेसेसरी इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल, क्योंकि मुझे पता नहीं है। और नॉर्मली अगर देखा जाए ना, तो ये शॉर्ट वो ही है, ये देखा जाए तो ये वो है। फिक्स फैक्टर प्रोपोर्शन और कांस्टेंट फैक्टर प्राइसेस जब ये कह रहा है ना, तो इससे ये समझ आ रहा है कि ये शॉर्ट रन की बात कर रहा है। तो डिक्रीजिंग रिटर्न्स फॉर आउटपुट बिटवीन 100 and 300। इंक्रीजिंग ये तो नहीं हो सकता, बी आंसर होगा। इंक्रीजिंग रिटर्न्स 100 और 300 के बीच में, आप देख लो। एंड डिक्रीजिंग रिटर्न्स फॉर आउटपुट लार्जर देन 300। सही है। तो भी हाँ, देखो ये स्केल भी नहीं लिखा हुआ। अगर ये लार्ज स्केल होता ना, ये स्केल लिखता, या ये इकोनॉमीज ऑफ स्केल और डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल का ऑप्शन देता। देखो ये शॉर्ट रन लॉन्ग रन का फर्क बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एमसीक्यूज। अगर इंक्रीजिंग रिटर्न्स लिखा हुआ है तो ये शॉर्ट रन है। अगर इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल लिखा हुआ है तो ये लॉन्ग रन है। स्केल का वर्ड जिधर आप देख लो, समझ जाओ लार्ज स्केल की बात हो रही है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वेरिएबल। ये चीजें कैश करना बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू में, ये छोटी छोटी चीजों पे खेलता है। Question number 9. In 2009, the United Kingdom's largest grocery supermarket, Tesco PLC, created a Tesco Bank offering a range of financial services to consumers. So basically, ये इंटरनल ग्रोथ है, क्योंकि वो अपने आप को ही ग्रो कर रहा है, किसी एक्सटर्नली किसी को टेक ओवर या मर्ज नहीं कर रहा। और दूसरा अगर आप देखो, तो वो उसकी सुपरमार्केट है और वो बैंक बना रहे हैं। तो बेसिकली दे आर डाइवर्सिफाइंग देयर ऑपरेशंस, रिस्क बेयरिंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल होता है ये। तो इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर सी है, क्योंकि एक्सटर्नल ग्रोथ का तो सवाल ही पैदा नहीं होता यहाँ पे। इंटरनल ग्रोथ तो है, मार्केट कॉन्सेंट्रेशन नहीं है, बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड डाइवर्सिफिकेशन है ये। तो 9 का आंसर है सी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 जो है, क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो एएस का एमसीक्यू है। द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर अ फर्म्स प्रोडक्ट इज जीरो। अब पीईडी जब इज इक्वल टू जीरो होता है, तो आपको ये चीज याद होनी चाहिए कि हम किस चीज की बात कर रहे हैं। परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड की बात कर रहे हैं। सही है, बड़े रेयर होते हैं ये। एक ऐसे रैंडम देखो उसने दे दिया है, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द फर्म्स रेवेन्यू, पी टाइम्स क्यू, इफ इट रिड्यूसेस द प्राइस बाय 5%। अगर मैं परफेक्टली इन इलास्टिक के केस में 5% से प्राइस कम करता हूँ ना, मेरा क्वांटिटी विल रिमेन द सेम, और मेरा टोटल रेवेन्यू एग्जैक्टली 5% से कम हो जाएगा। सही है। इट्स रेवेन्यू विल डिक्रीज बाय 5%, तो बी इज द राइट आंसर। रेवेन्यू जब अनचेंज रहता है ना, तो हम किसकी बात कर रहे हैं? यूनिटरी डिमांड की बात कर रहे हैं। रेवेन्यू इंक्रीज कब होता? जब मेरी प्राइस 5% से बढ़ती। रेवेन्यू विल फॉल टू जीरो, ये इनफाइनाइट के केस में होता है। सही है। ठीक है, इसको छोड़ दो। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर इज बी। क्वेश्चन नंबर 11। द डायग्राम shows an industry producing under conditions of constant average cost.
अंडर परफेक्ट कंपटीशन द इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस आउटपुट ओवी। तो अगर मैं ओवी पे ऑपरेट कर रहा हूँ ना, तो इसका मतलब मैं परफेक्ट कंपटीशन, दिस इज माय परफेक्ट कंपटीशन वाला इक्विलिब्रियम। सही है। Which area measures the increase in the industry's profits if it were to become a monopoly? Now, a monopoly a monopoly will operate at MCD equals to MR obviously. अब जब वो MCD equals to MR पे ऑपरेट करेंगे ना, तो फिर वो यहाँ ऑपरेट करेंगे। और जब आप MCD equals to MR पे ऑपरेट करोगे, ऑब्वियसली प्राइस बढ़ेगी, क्वांटिटी कम होगी। तो सीधी बात है, आप देख लो क्वांटिटी भी कम हो रही है, तो ये मेरी कॉस्ट है, ये मेरी प्राइस है। तो क्लियरली समझ आ रहा है कि इस क्वांटिटी पे ये मेरी प्राइस है, ये मेरी कॉस्ट है, ये मेरा एबनॉर्मल प्रॉफिट। विच एरिया मेजर्स द इंक्रीज इन द इंडस्ट्रीज प्रॉफिट्स? तो इंडस्ट्रीज प्रॉफिट्स क्लियरली मुझे समझ आ रहे हैं कि ये एक्स टी वाई और डब्ल्यू। सही है, एक्स टी वाई और डब्ल्यू, ये आंसर है इसका। क्लियर है कोई मसला? कि ए आर से प्राइस निकलती है ना, ए आर इज इक्वल टू प्राइस। अब ये एम सी इक्वल टू एम आर है, यहाँ से तुम निकालोगे तो ए आर से टकराएगी, तो प्राइस निकलेगी, और कॉस्ट तो वैसे ही है रही। सही है, क्लियर है ये चीज। एम सी इक्वल एम सी इक्वल टू एम आर ही ऐसे है क्योंकि एम सी और ए सी इक्वल है ना। तो एम सी एम आर, ये क्वांटिटी निकली, प्राइस निकली, कॉस्ट निकली, ये प्रॉफिट हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, व्हेन इज कल्यूजन लाइकली टू बी सक्सेसफुल इन ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट? अब कल्यूजन कार्टेल के फॉर्म में भी होता है, जिधर वो लोग क्या करते हैं, मिलके आउटपुट रिस्ट्रिक्ट करते हैं, क्वांटिटी कम करते हैं, प्राइस बढ़ाते हैं, मोनोपोली बन जाते हैं। बैरियर्स टू एंट्री आर रिलेटिवली लो। अगर बैरियर्स टू एंट्री लो होंगी ना, तो मोर फर्म्स कैन एंटर, देयर विल बी नो पॉइंट ऑफ कल्यूजन, फेल हो जाएगा कल्यूजन। फर्म्स हैव एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन अबाउट ईच अदर आउटपुट लेवल। यस, अगर फर्म्स को एक दूसरे के बारे में सब पता होगा ना, तो चीटिंग का चांस नहीं है, क्योंकि कल्यूजन में सबसे बड़ा मसला चीटिंग का होता है। अगर आपको एक दूसरे की चीजें पता होंगी ना सारी, तो फिर चीटिंग नहीं होगी। There are significant differences in firms' cost of production. There is no point of collusion if the cost structures are very different. There are significant fluctuations in demand from one period to another. Again, there is no collusion. There is no point of collusion. तो collusion की कुछ conditions हैं, वो आपको पता होनी चाहिए, मैंने आपको बताई भी थी। सिमिलर इंडस्ट्री होनी चाहिए, ऑब्वियसली एक एयरलाइन और एक शुगर का मिल, ये दोनों आपस में कभी भी collusion नहीं करेंगे। सही है। collusion नॉर्मली हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन लेवल पे ही होती है नॉर्मली। क्लियर है कोई मसला? क्वेश्चन नंबर 13, the diagram shows how a firm's average profit and marginal profit vary at different level of output. If the firm produces an output OQ, which statement is correct? अब OQ पे आप देखो marginal profit 0 है। अब आप इस चीज को समझो, ये बड़ा अच्छा खेला है इसने आपसे। आपको याद है ना, मार्जिनल यूटिलिटी जब 0 होता है तो टोटल यूटिलिटी मैक्स होता है। जब MPL मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर 0 होता है तो टोटल प्रोडक्ट मैक्स होता है। तो जब मार्जिनल प्रॉफिट 0 होगा तो टोटल प्रॉफिट क्या होगा? मैक्सिमम पे होगा। नॉर्मल प्रॉफिट एवरेज टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू पे होता है। मैक्सिमाइजिंग इट्स प्रॉफिट, खत्म कहानी। द फर्म इज प्रोड्यूसिंग अबव इट्स प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट। नो, समझ आ गया? यही लॉजिक अप्लाई हो रही है, जब मार्जिनल 0 होता है तो टोटल मैक्सिमम होता है। क्वेश्चन नंबर 14, a firm wishes to acquire some of the consumer surplus its consumers currently enjoy। अब एक कंज्यूमर अगर कंज्यूमर सरप्लस एंजॉय कर रहा है, इसका मतलब आपने प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं करी भी। अगर आपको इसके कंज्यूमर सरप्लस को खत्म करना है ना, तो आपको फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करनी पड़ेगी, जहां पर आप उसकी विलिंगनेस के अकॉर्डिंगली प्राइस चार्ज करोगे। तो यू विल नीड टू इंट्रोड्यूस फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इफ यू वांट टू acquire your consumer surplus of your consumers. The first degree price discrimination is the solution. By reducing operating cost, no। अच्छा, एक और मसला भी यही है, अगर आप कॉस्ट कम कर दोगे ना, तो फिर आपकी प्राइस कम हो जाएगी, इससे तो कंज्यूमर सरप्लस और बढ़ जाएगा। बाय सेटिंग द प्राइस दैट मैक्सिमाइजेस रेवेन्यू, अगेन इफ यू वांट टू मैक्सिमाइज रेवेन्यू, आप प्राइस को कम करोगे, कंज्यूमर सरप्लस बढ़ जाएगा। एडवांटेज ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्केल लोगे, आपकी एवरेज टोटल कॉस्ट कम होगी, वापसी प्राइस कम होगी, कंज्यूमर सरप्लस बढ़ जाएगा। तो इधर तो भाई कंज्यूमर सरप्लस बढ़ रहे हैं, ए इज दी ओनली ऑप्शन जहां पर आप प्रॉपर्ली फर्स्ट डिग्री को इंप्लीमेंट करोगे और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के थ्रू कंज्यूमर सरप्लस मैक्सिमाइज कर लोगे अपना। क्योंकि इन इलास्टिक, जैसे अगर फॉर एग्जांपल इन इलास्टिक डिमांड है, तो मैं प्राइस को बढ़ाऊंगा ज्यादा से, सही है, मेरा टोटल रेवेन्यू बढ़ जाएगा। तो क्योंकि बेसिकली जब आप प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करते हो, सही है, और आप इन इलास्टिक डिमांड में फॉर एग्जांपल प्राइस को बढ़ाते हो, तो जो ये आपका रेवेन्यू बढ़ रहा होता है, ये रेवेन्यू कैसे बढ़ता है? कंज्यूमर सरप्लस कम होता है, यही कंज्यूमर सरप्लस आपके रेवेन्यू में तब्दील हो जाता है। समझ रहे हो बात?
इवन इन द केस ऑफ इलास्टिक डिमांड, इफ यू रिड्यूस द प्राइस बाय अ स्मॉलर परसेंटेज, अगर आपका रेवेन्यू बढ़ता भी है तो अगेन दिस रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग बिकॉज व्हाई यू आर एक्वायरिंग द कंज्यूमर सरप्लस। इस कंज्यूमर सरप्लस को रेवेन्यू में कन्वर्ट कर रहे हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, A country's steel producers are members of a cartel. Each member is allocated a production quota. अब कार्टेल में यही होता है कि भाई मिल के सब जो है ना वो शॉर्टेज क्रिएट करते हैं, आपस में मिल जाते हैं, कल्यूजन होता है ना, ऑलिगोपोली में होता है ये। अब वो सब आपस में मिलके ना अपनी आउटपुट को कम करते हैं ताकि मार्केट में शॉर्टेज हो जाए। अब सवाल हमेशा ये होता है कि भाई कौन कितना आउटपुट बनाएगा, तो ये अकॉर्डिंग टू द मार्केट शेयर सबको कोटा दिया जाता है कि भाई मुझे 500 की लिमिट दी है, आपको 600 की लिमिट दी है, किसी और को 800 की दी है, इतना इतना बनाना है, चीटिंग नहीं करनी। चीटिंग क्या होती है? व्हेन यू एक्सीड योर कोटा and initially produces the maximum allowed under its quota. ठीक है, what will be the effect on the total steel production and the industry's total profits of allowing producers to trade the quotas among themselves? अब आप इस चीज को समझो कि अगर आपस में कोटा ट्रेड हो रहे हैं ना, जैसे मैं अगर मुझे कोटा 600 का मिला हुआ है और मैं सिर्फ 400 यूनिट बना रहा हूँ, तो मैं 400 यूनिट इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं 400 से अगर ज्यादा बनाऊंगा तो हो सकता है मेरी कॉस्ट बढ़ जाए। अगर एक बंदा 600 बना रहा है और उसको मेरा कोटा चाहिए 200 का, तो वो मेरा कोटा उसी केस में खरीदेगा जब उसको फायदा होगा, मैं अपना कोटा उसी केस में बेचूंगा जब मुझे फायदा होगा। इसका मतलब कोटा विल ओनली बी ट्रेडेड व्हेन बोथ बेनिफिट। जब तक दोनों पार्टीज को फायदा नहीं होगा कभी भी सौदा नहीं होता, ठीक है। सो प्रॉफिट्स विल इंक्रीज ऑब्वियसली, इंडस्ट्री के प्रॉफिट्स तो लाजमी तौर पे बढ़ेंगे। अब प्रोडक्शन का क्या होगा? प्रोडक्शन तो सेम रहेगी भाई, ऑल मेंबर्स ऑफ कार्टेल, भाई ऑल आर मेंबर्स ऑफ कार्टेल, ठीक है, ऑल आर मेंबर्स ऑफ कार्टेल। कोटा सेट हुआ है, इसका मतलब ये हुआ सेम कोटा इज बीइंग ट्रेडेड। Same quota is being traded, so there will be no change in production. There will be no change in production. अगर मैं अपना 200 का कोटा आपको दे देता हूं तो आप कोई एक्स्ट्रा थोड़ी बना रहे हो, आप वही बना रहे हो जो हमारी लिमिट थी। प्रोडक्शन में कोई चेंज नहीं आएगा। यार कोई मसला है यहाँ तक? Question number 16. The introduction of a minimum hourly wage for all workers over 21 workers of age is expected to increase the average wages of these workers. What will be the likely effect on the workers under 21? अब आप इस चीज को समझो। ओवर 21 वाले जो वर्कर्स हैं ना उनकी वेजेस बढ़ रही हैं क्योंकि मिनिमम वेज से वेज बढ़ती है, सीधी बात है। अब जाहिर है इनकी क्वांटिटी डिमांड फॉर लेबर कम हो जाएगी, अनएम्प्लॉयमेंट होती है ना, तो मैं किस पे स्विच हो जाऊंगा? अंडर 21 वर्कर्स। तो अंडर 21 वर्कर्स की डिमांड क्या होगी? बढ़ जाएगी, इनको लोग हायर करना शुरू कर देंगे। जब इनको लोग हायर करना शुरू करेंगे, बिलो मिनिमम वेज इनको पैसे देंगे क्योंकि ओवर 21 की मिनिमम वेज है ना, अंडर 21 की तो नहीं है, इनको मैं सस्ते में हायर करूंगा, तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है ना वो फॉल हो जाएगी अंडर 21 की। अब जाहिर सी बात है मोर अंडर 21 पीपल विल बी वर्किंग, इफ मोर अंडर 21 पीपल विल बी अर्निंग, इसका मतलब आवर्स वर्क जो है ना वो बढ़ जाएंगे, जो अंडर 21 के आवर्स वर्क है वो बढ़ जाएंगे, तो ऑब्वियसली द एवरेज वेज फॉर अंडर 21 विल इंक्रीज because more of under 21 people will be working now, so the average wage will increase, will rise. So B is the right answer. There है मसला। Question number 17. A government introduces tax incentives which promote effort and enterprise. They also redistribute income from those who receive a higher marginal utility of money. Higher marginal utility of money का क्या मतलब है? रिच है कि पुअर है, खाली इतना बता दो। जिस बंदे का हायर मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है वो रिच है कि पुअर है? वो पुअर है, उल्टा बोल रहे हो, वो पुअर है। जिसको पैसों से ज्यादा सेटिस्फेक्शन होती है ना वो पुअर होता है। अगर आप एक बंदे को जिसके पास 10,000 रुपए हैं, उसको अगर आप 10,000 रुपये और दोगे ना वो पागल हो जाएगा, उसकी सेटिस्फेक्शन बहुत अलग लेवल पे होगी। पर जिस बंदे के पास 1 करोड़ है, आप उसको जब 10,000 दोगे तो उसको उतनी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगी। इसका मतलब हायर मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम मनी इज फॉर पुअर एंड लोअर मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम मनी इज फॉर रिच। अब मैं पैसा गरीब से अमीर को दे रहा हूँ, इसका मतलब क्या हुआ कि इनकरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, इनकरेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी हो रही है। एक बात तो क्लियर है कि इक्विटी यहाँ पर रिड्यूस हो रही है। इक्विटी क्या हो रही है? रिड्यूस, बिकॉज इट इज नॉट फेयर। सही, इट इज नॉट फेयर, फेयरनेस नहीं। इक्विटी का मतलब क्या होता है? फेयरनेस। अब मसला ये कि एफिशिएंसी बढ़ रही है। एफिशिएंसी क्यों बढ़ रही है? आप एफर्ट प्रमोट कर रहे हो, एंटरप्राइज प्रमोट कर रहे हो, इसका मतलब आप बेसिकली
कॉर्पोरेशन टैक्स को कम कर रहे हो। आप बेसिकली कॉर्पोरेट एंटरप्राइज का मतलब क्या है, बिजनेस, आप कॉर्पोरेशन टैक्स कम कर रहे हो ताकि कंपनीज के जो हैं वो रिटेन्ड प्रॉफिट्स बढ़ें, ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स एनकरेज हों, वो पैसा लगाएं आके। इससे क्या होगा कि एफिशिएंसी बढ़ेगी मार्केट में। सही है, तो इंक्रीज, तो बी इज द राइट आंसर। और एफिशिएंसी और इक्विटी में हमेशा एक ट्रेड ऑफ होता है। टू प्रमोट एफिशिएंसी, टू प्रमोट एंटरप्राइज, यू विल हैव टू मेक द रिच बेटर ऑफ। सही है। Question number 18. The diagram shows the private and social cost and the private benefits that arise as the number of car journeys into a city center increases in the absence of any external benefit. अगर कोई external benefit नहीं है, इसका मतलब marginal private benefit will be equal to the marginal social benefit. Why? Because external benefits are zero. क्योंकि social benefit is equals to private benefit plus external benefit. अगर external benefit zero है ना, तो ये दोनों आपस में equal होंगे। ठीक है। विच वॉल्यूम ऑफ ट्रैफिक वुड मैक्सिमाइज द कम्युनिटीज वेलफेयर। कम्युनिटी का वेलफेयर तब मैक्सिमाइज होगा जब एमएसबी और एमएससी आपस में इक्वल होंगे। इफ एंट्री कुड बी रिस्ट्रिक्टेड थ्रू द इशू ऑफ परमिट्स, तो एमएससी एंड एमएसबी कब इक्वल हो रहे हैं, सी के ऊपर, तो सी इज द राइट आंसर। ठीक है। Question number 19. The diagram shows the number and the amount of fines imposed by US Department of Justice for firms illegal cartel behavior between 1980 and 2011. अब आप एक चीज नोट करो कि ये जो डार्क है ना, वो नंबर ऑफ फाइन्स है और ये अमाउंट है। ठीक है। नंबर ऑफ, अच्छा, अमाउंट, नंबर एंड अमाउंट ऑफ फाइन्स, ठीक है। अच्छा, अब जब नंबर ऑफ फाइन ज्यादा है, जब नंबर ऑफ फाइन ज्यादा है तो लेस इलीगल कार्टेल है, क्योंकि अमाउंट जो जमा हो रही है वो कम है। और जब फाइन्स कम है, जब फाइन्स कम है, जब लेस नंबर ऑफ फाइन है, तो हाई इलीगल एक्टिविटी हो रही है, क्योंकि अमाउंट ऑफ फाइन बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो उल्टा हिसाब हो रहा है। जब फाइन ज्यादा है तो कार्टेल की एक्टिविटी कम है, जब फाइन्स कम है तो कार्टेल की एक्टिविटी ज्यादा है। इसका मतलब इट इज नेसेसरी to have a lot of fines if you want to deter cartel action. What is the most likely conclusion from the diagram about the view of the U.S. Department of the Justice of firms cartel behavior? It believed that the cartel behavior was unimportant before 1980. No, 1980 से पहले भी जो है, नहीं, बल्कि 1980 से पहले का डेटा ही नहीं दिया हुआ। It believed that the illegal cartel behavior was insignificant in 2011. भाई 2011 में अगर आप देखो तो कार्टेल की एक्टिविटी थी, ऐसा कार्टेल की अच्छी खासी हरकतें थी, तो यहाँ पर आप ये नहीं कह सकते कि इट वॉज इनसिग्निफिकेंट, इट वॉज वेरी हाई। इट बिलीव दैट इंक्रीजिंग फाइन्स वॉज नेसेसरी टू डेटर कार्टेल बिहेवियर, यस। क्योंकि आप जितने फाइन्स को बढ़ा रहे थे ना, उतना ज्यादा इलीगल एक्टिविटी कम हो रही थी, तो देयर वाज अ नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर ऑफ फाइन्स एंड द इलीगल एक्टिविटीज ऑफ द कार्टेल। इसका मतलब फाइन्स एक बहुत इफेक्टिव पॉलिसी है। It believed that the free market can regulate the cartel behavior. Free market can not regulate the cartel behavior. तभी तो आपने फाइन लगाए, तभी तो आपने फाइन लगाए। अगर फ्री मार्केट आपको रखनी थी तो फाइन्स तो आपको कभी लगाने ही नहीं थे, आपने क्यों इंटरवीन किया। क्लियर है। यू हैव मेंशन्ड फाइन्स, तो 19 का आंसर इज सी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20। अब क्वेश्चन नंबर 20 में ये कह रहा है, ड्यूरिंग अ ईयर अ कंट्रीज नेशनल इनकम इन मनी टर्म्स, nominal, increased by 8%, total population increased by 2%, and the real income per head remain constant. अब आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि रियल इनकम पर हेड जो है ना, वो ये बेसिकली रियल जीडीपी पर हेड होता है। ठीक है, जीडीपी इनकम एक ही बात है। अब रियल जीडीपी पर हेड किन किन चीजों से इन्फ्लुएंस होता है, इट इज इन्फ्लुएंस बाय थ्री थिंग्स। एक तो ये जीडीपी से इन्फ्लुएंस होगा, दूसरा ये पॉपुलेशन से इन्फ्लुएंस होगा, तीसरा ये प्राइजेस से इन्फ्लुएंस होगा। प्राइस लेवल का मतलब क्या है, इन्फ्लेशन। अब आपको यहाँ पर एक चीज पता होनी चाहिए कि अगर मेरा जीडीपी बढ़ता है, क्योंकि जीडीपी बढ़ रहा है, यहाँ पे जीडीपी बढ़ रहा है, अगर जीडीपी बढ़ता है तो मेरा जो रियल जीडीपी पर हेड है वो बढ़ना चाहिए। अगर मेरी पॉपुलेशन बढ़ती है तो पॉपुलेशन जो है वो नीचे आती है। अगर आपको याद हो, रियल जीडीपी पर हेड का फॉर्मूला क्या है, जीडीपी ओवर पॉपुलेशन। अगर पॉपुलेशन बढ़ेगी ना तो रियल जीडीपी पर हेड कम होगा। और अगर प्राइजेस भी बढ़ती हैं, और अगर प्राइजेस भी बढ़ती हैं तो उससे भी रियल जीडीपी पर हेड क्या होगा, कम होगा। अब मैं क्यों प्राइजेस को बढ़ा रहा हूँ, इसकी वजह क्या है। वजह इसकी है कि अगर 8% से, अब सुनना जरा, अगर 8% से, मैं अलग से यहां पर लिख रहा हूं, अगर नेशनल इनकम
8% से बढ़ रहा है, और पॉपुलेशन जो है वो 2% से बढ़ रहा है, क्योंकि वो ये माइनस होगा क्योंकि पॉपुलेशन कम करता है ना, पॉपुलेशन का बढ़ना कम करता है, तो ये माइनस होगा। बल्कि मैं यहाँ से एरोज हटा देता हूँ, कंफ्यूजन होगी ना। अगर नेशनल इनकम 8% से बढ़ती है तो वो ऐड होगी, रियल जीडीपी पर हेड को बढ़ाएगी, पर पॉपुलेशन का बढ़ना रियल जीडीपी पर हेड को कम करेगा। मेरे पास यहाँ पर अभी आंसर आ रहा है +6%। मुझे रियल जीडीपी पर हेड को कांस्टेंट रखना है। अब इसको कांस्टेंट रखने के लिए मुझे प्राइस लेवल को कितने से बढ़ाना है? 6% दे, तो 6% ये माइनस हो जाएगा तो कांस्टेंट हो जाएगा। समझ आया? इसका मतलब द प्राइस लेवल विल हैव टू चेंज बाय +6%, क्योंकि जब ये 6% से बढ़ेगा तब जाके मेरा रियल जीडीपी पर हेड जो है ना चेंज रहेगा। क्लियर? समझ आया? Question number 21. A central bank pursues a policy of quantitative easing by purchasing government securities. Quantitative easing का मतलब होता है जब आप मनी सप्लाई बढ़ाते हो। What is likely to happen to the interest rate in aggregate expenditure? भाई मनी सप्लाई बढ़ेगी तो इंटरेस्ट रेट कम होगा, तो फॉल। कंजम्पशन बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, तो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा, तो राइज एंड राइट, तो बी इज द राइट आंसर। सिंपल है बहुत, एएस के एमसीक्यू है ये तो। बस क्वांटिटेटिव ईजिंग का मतलब है आप जो है ना वो मनी सप्लाई को बढ़ा रहे हैं। ओके। Question number 22. According to the monetarist theory, if there is an unanticipated increase in the money supply, what will be the short run effect of on money wages, nominal wages, real wages, inflation adjusted, and the level of unemployment? अच्छा, एम्प्लॉयमेंट। अब मनी सप्लाई अगर बढ़ेगा तो इंटरेस्ट रेट कम होगा, कंजम्पशन बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, इससे एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगा। एग्रीगेट डिमांड बढ़ता है तो इकोनॉमी में शॉर्ट रन कह रहा है, इसका मतलब स्पेयर कैपेसिटी कम है। मतलब स्पेयर कैपेसिटी कम नहीं है कैपेसिटी, पर एग्रीगेट डिमांड के बढ़ने से प्राइस लेवल तो बढ़ेगी। जब प्राइस लेवल बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है रियल वेज क्या होगा? कम होगा, तो रियल वेज विल डिक्रीज। एग्रीगेट डिमांड जब बढ़ेगा तो मोर जॉब्स विल बी क्रिएटेड, मोर जॉब्स क्रिएट होंगी, इसकी वजह से मनी वेजेस क्या होंगी? बढ़ेंगी। एम्प्लॉयमेंट भी जो है वो क्या होगी? क्योंकि एग्रीगेट डिमांड जब बढ़ता है तो प्रोडक्शन बढ़ती है, डिमांड फॉर लेबर बढ़ता है, अनएम्प्लॉयमेंट कम होता है, तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, मनी वेजेस भी बढ़े, तो सी इज द राइट आंसर। और रियल वेजेस कम होगा क्योंकि एडी के बढ़ने से प्राइस लेवल बढ़ रहा है ना। तो रियल क्या होता है? इन्फ्लेशन एडजस्टेड अमाउंट। तो 22 का आंसर विल बी सी। क्लियर है? Question number 23. In a closed economy with no government, C consumption is equals to 40 plus 0.8y. तो 40 is autonomous, 0.8y जो है वो हमारी induced है। Investment is 60, where C is consumption and Y is income and I is investment. अब गवर्नमेंट नहीं है, सही है, इसका मतलब है नेशनल इनकम इज इक्वल्स टू C प्लस आई। सही है, तो Y इज इक्वल्स टू C कितना है? 40 प्लस 0.8y प्लस 60। क्लियर है? अब इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको कैसे सॉल्व करूंगा? इसको यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। 40 प्लस 0.8y प्लस 60। सही है, देखो ना, ये कह रहा है सी जो है और इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट नहीं है ना, इसका मतलब इनकम इज इक्वल टू C प्लस आई। तो सी की जगह पे 40 प्लस 0.8y लिख दिया और यहाँ पर 60 लिख दिया। ठीक है, तो अब बेसिकली क्या होगा, इसको मैं सॉल्व करूंगा। मैं सबसे पहले 0.8y को इस साइड पे ले आऊंगा, तो मैं क्या करूंगा, y माइनस 0.8y इज इक्वल्स टू 40 प्लस 60 कितना होता है? 100। अब y को कॉमन निकालो, जब y को कॉमन निकालोगे तो क्या करोगे? 1 0.8, नहीं 1, बल्कि 1 माइनस 0.8 इज इक्वल्स टू 100। फिर उसको वहां फेंक दो। सही है, जब उसको वहां फेंकोगे तो क्या होगा? ये y होगा 0.8, सॉरी मैंने 1 लिख दिया, सॉरी गलत सॉल्व कर दिया है। ये y होगा, y को कॉमन ले रहा हूँ ना, 1 माइनस 0.8 होगा। ठीक है, y बाहर होगा, सॉरी। सही है, अच्छा। अब क्या करूंगा, अब y इज इक्वल्स टू 1/0.2 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो y इज इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाइड बाय 100। मेरे पास से यहाँ पे कितना आएगा? 5। डी आंसर, क्योंकि y विल बी इक्वल्स टू ए, इक्विलिब्रियम है ना, y इज इक्वल्स टू ए, तो मैं y भी निकाल लूंगा तो ए के बराबर ही होगा ना।
सही है। क्वेश्चन नंबर 24। 24 में कह रहा है डेवलपिंग कंट्री एक्सपीरियंस रैपिड ग्रोथ इन द लेबर प्रोडक्टिविटी। लेबर प्रोडक्टिविटी में रैपिड ग्रोथ आ रही है। लेबर प्रोडक्टिविटी इज आउटपुट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लेबर्स। सही है। लेबर प्रोडक्टिविटी जब होती है ना तो कॉस्ट कम होती है और आउटपुट बढ़ता है। व्हाट इज मोस्ट लाइकली टू रिजल्ट फ्रॉम दिस? अफेक्ट पूछ रहा है, अफेक्ट एन इंक्रीज इन द कंट्री स्टेट डेफिसिट। नो, आपका आउटपुट बढ़ रहा है, यू विल एक्सपोर्ट मोर, इससे आपका ट्रेड डेफिसिट क्या होगा? कम होगा। एन इंक्रीज इन द रिलेटिव लेबर कॉस्ट। रिलेटिव लेबर कॉस्ट अगर हो, उल्टा कह रहा है ना यहाँ पर, तो उल्टा कॉस्ट कम हो रही है। लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ने का मतलब है लेबर की कॉस्ट कम हो रही है। डेप्रिसिएशन इन द कंट्रीज करेंसी। भाई मेरा जब एक्सपोर्ट का रेवेन्यू यहाँ पर बढ़ेगा तो मेरी करेंसी उल्टा स्ट्रांग हो जाएगी, क्योंकि मेरी डिमांड फॉर करेंसी बढ़ रही है। सही है। एन इंक्रीज इन द रियल इनकम पर हेड। यस, क्योंकि जब इकोनॉमी में लेबर प्रोडक्टिविटी होगी ना तो एग्रीगेट सप्लाई बढ़ेगा, जिसकी वजह से इकोनॉमी में प्राइस लेवल कम होगा। जब इकोनॉमी में प्राइस लेवल कम होता है ना तो इससे रियल इनकम पर हेड जो है वो बढ़ेगा। क्योंकि रियल का मतलब क्या होता है? इन्फ्लेशन एडजस्टेड। 24 का आंसर विल बी डी। क्वेश्चन नंबर 25। विच चेंज वुड कॉज एन इंक्रीज इन कंट्रीज ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स? अब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में तीन चीजें आती हैं। एक आपका आता है रियल जीएनपी पर हेड। एजुकेशन में यहाँ पर आपका आता है स्कूलिंग ईयर्स। और हेल्थ केयर में यहाँ पर आपका आता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो डिक्रीज इन जेंडर इनक्वालिटी, इनक्वालिटी नहीं, एंड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ स्कूलिंग ईयर्स। यस, सही है, सी आंसर। इंक्रीज बोला था। क्वेश्चन नंबर 26। रियल आउटपुट इन एन इकोनॉमी ग्रोज बाय 2.5%, बट एट द सेम टाइम द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट डिक्रीजेस। अब कह रहा है कि इकोनॉमी में आउटपुट तो बढ़ रहा है पर एम्प्लॉयमेंट कम हो रही है। अब नॉर्मली क्या होता है कि जब एम्प्लॉयमेंट कम होती है तो आउटपुट कम होता है, पर यहाँ पर कुछ ना कुछ हो रहा होगा। व्हाट कैन बी डिड्यूस्ड? एक्चुअल आउटपुट हैज ग्रोन मोर क्विकली देन द पोटेंशियल आउटपुट। भाई अगर देखा जाए तो एक्चुअल आउटपुट तो यहाँ पर धजिया उड़ रही है उसकी, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट कम हो रही है, तो एक्चुअल तो यहाँ पर उल्टा कम हो रहा है। एक्चुअल अगर बढ़ता है ना तो इसका मतलब एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है। अगर ये कहता है ना एक्चुअल आउटपुट बढ़ रहा है तो ये एक इंडिकेशन है तो किससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट कम हो रही है। लेबर प्रोडक्टिविटी हैज इंक्रीज। यस, दिस इज द राइट आंसर। हो सकता है कि भाई ड्यू टू अ टेक्नोलॉजिकल चेंज हुआ है, ये ऐसा भी तो पॉसिबल है। ड्यू टू अ टेक्नोलॉजिकल चेंज आउटपुट जो है वो बढ़ रहा है, बट एम्प्लॉयमेंट कम हो रही है। मशीन्स आर रिप्लेसिंग वर्कर्स, सीधी बात है। पॉपुलेशन ऑफ वर्किंग एज फॉलन, इससे तो आपकी आउटपुट कम होगा। देयर हैज बीन इंक्रीज इन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, इससे भी लेना देना। 26 का आंसर है। क्लियर है कोई मसला? क्वेश्चन नंबर 27। अ गवर्नमेंट डिसाइड्स टू परस्यू अ मोर रीफ्लेशनरी। देखो रीफ्लेशनरी का मतलब होता है एक्सपेंशनरी, इसका मतलब आप एडी बढ़ा रहे हो। और डीफ्लेशनरी का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शनरी, इसका मतलब आप एडी कम कर रहे हो। अब रीफ्लेशनरी फिस्कल पॉलिसी का मतलब है गवर्नमेंट स्पेंडिंग बढ़ रही है, टैक्स कम हो रहा है। और डीफ्लेशनरी मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब क्या है? कि आप जो है वो मनी सप्लाई को कम कर रहे हो, इंटरेस्ट रेट को बढ़ा रहे हो। विच कॉम्बिनेशन ऑफ चेंज इन पॉलिसी इंटरेस्ट इन कंसिस्टेंट? तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर डिक्री इंक्रीज, इंटरेस्ट रेट डिक्री, इंटरेस्ट रेट भी इंक्रीज, टैक्सेशन डिक्रीज। तो सी आंसर होगा। क्योंकि अगर लेबर प्रोडक्टिविटी का फॉर्मूला देखो ना तो वो आउटपुट ओवर लेबर होता है। अगर आप मशीन इंट्रोड्यूस करोगे ना तो लेबर कम होगा, आउटपुट बढ़ जाएगा, तो लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है ना। सही। मशीन आने से हमेशा लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, क्योंकि नंबर ऑफ लेबर कम होता है, आउटपुट बढ़ता है। तो आप फॉर्मूले से देख लो, लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है। सही। तो 27 का आंसर विल बी सी, ये तो हमने कर लिया डिस्कस। 28 देख लो अब। 28 में क्या कह रहा है? सम इंडिकेटर्स सही है। बिटवीन विच decades did the US government achieve an overall improvement in its performance with no trade-off in individual policy goals? सही है। तो मुझे चाहिए कि रियल जीडीपी बढ़े, इन्फ्लेशन कम हो, अनएम्प्लॉयमेंट भी कम हो। तो देख लेते हैं। जीडीपी बढ़ रहा है, गिर रहा है, गिर रहा है, बढ़ रहा है। सही है। अन इन्फ्लेशन बढ़ रही है, बढ़ रही है, गिर रही है, गिर रही है। अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, गिर रही है। तो ऐसी कौन सा साल है जहाँ पर हमारे सारे एम्स पूरे हो रहे हैं? ये दोनों, यहाँ से जब मैं यहाँ जा रहा हूँ ना तब हो रहा है, देखो। इसका आंसर क्या होगा? बी होगा। क्लियर है।
मतलब रियल जीडीपी भी बढ़ रही है, इन्फ्लेशन भी कम हो रही है, अनएम्प्लॉयमेंट भी कम हो रही है, ऑब्जेक्टिव पूरे हो गए। आसान एमसीक्यू। क्वेश्चन नंबर 29, why might a reduction in the domestic interest rates have an adverse effect, adverse का मतलब negative effect, on a country's balance of payment on the current account? It will cause a rise in the exchange rate, no, कि जब आपका इंटरेस्ट रेट कम होता है तो आपकी कंट्री में हॉट मनी फ्लोज नहीं आते, पीपल वोंट सेव इन योर कंट्री, जिसकी वजह से आपकी करेंसी की वैल्यू जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, राइज नहीं होती। इट विल मेक द कंट्रीज इंडस्ट्री लेस कंपेटिटिव, नो, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है तो आपकी करेंसी जो है वो डेप्रिशिएट हो रही है, जिसकी वजह से जब करेंसी डेप्रिशिएट होती है तो आपकी एक्सपोर्ट की प्राइस गिरती है, यू बिकम मोर कंपेटिटिव, द रिजल्टिंग हायर लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी विच इज लाइकली टू इंक्रीज इम्पोर्ट्स, यस, क्योंकि अगर कल को मेरी कंट्री में इंटरेस्ट रेट कम हो जाता है और मेरी इकोनॉमी में कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है तो एडी बढ़ेगा, मुल्क में ग्रोथ आ रही है, पीपल आर अर्निंग मोर मनी, जाहिर सी बात है फिर पैसा खर्च करेंगे तो इम्पोर्ट्स पे भी खर्च होगा, दे विल बी एन आउटफ्लो ऑफ कैपिटल फ्रॉम द कंट्री, नो, आप ये भी कह सकते हो कि दे विल बी एन इनफ्लो, देयर विल बी मोर इनफ्लो, क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है, करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है ना, तो इससे एक्सपोर्ट की प्राइस कम हो रही है, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट का रेवेन्यू जो है वो बढ़ रहा है। अब मसला यहाँ पर ये भी है कि जब आपकी कंट्री में इंटरेस्ट रेट कम होता है तो पीपल इन्वेस्ट इन अदर कंट्रीज, पीपल सेव इन अदर कंट्रीज, तो आउटफ्लो भी हो रहा है इन टर्म्स ऑफ हॉट मनी फ्लोस। अब मैं ओवरऑल नहीं बता सकता, डिपेंड्स ऑन द मैग्नीट्यूड कि कितना क्या हो रहा है, इंटरेस्ट रेट के गिरने से अगर एक्सपोर्ट का रेवेन्यू एक्सीड कर रहा है दी आउटफ्लोस ऑफ हॉट मनी फ्लोस, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आपके मुल्क में इंटरेस्ट कम होगा तो मैं किसी बाहर मुल्क में जाके सेव करूंगा, पर इंटरेस्ट रेट के कम होने से करेंसी गिरेगी तो एक्सपोर्ट्स भी बढ़ेंगे, तो इनफ्लो भी हो रहा है, आउटफ्लो भी हो रहा है, बट अगेन यू कैन नॉट से कि ओवरऑल आउटफ्लो ही हो रहा है, जरूरी नहीं है। सही है। ठीक है, पर इसमें आउटफ्लो ऑफ कैपिटल लिखा हुआ है, मशीन्स का यहाँ पर क्या, सी होगा वैसे, यहाँ जैसे कैपिटल लिखा हुआ, की ही होगा आंसर, ये जो मैंने इतनी बातें बता दी भैया बता दी। क्वेश्चन नंबर 30, एट प्रेजेंट a government has set its central bank target rate of inflation 2%, ठीक है, what is likely to happen to the interest rate and the exchange if the target inflation is raised to 3%? अगर मैं अपने इन्फ्लेशन के टारगेट को 2% से 3% कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं चाहता हूँ कि मेरी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन बढ़े, इसका मतलब मैं चाहूंगा कि मेरी इकोनॉमी में एडी बढ़े, और इस एडी को बढ़ाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट रेट को कम करना पड़ेगा, इंटरेस्ट रेट को कम करूंगा, एक्सचेंज रेट जो है वो खुद कम हो जाएगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जब कम होगा ना तो सी बढ़ेगा, आय बढ़ेगा, एडी बढ़ जाएगा, और जब इंटरेस्ट रेट कम होगा तो करेंसी क्यों कम हो रही है, क्योंकि आपके मुल्क में लोग पैसा सेव नहीं करने आएंगे, जिसकी वजह से आपकी करेंसी की डिमांड कम हो जाएगी, तो एक्सचेंज रेट भी कम हो जाएगा, तो एक्सचेंज रेट भी यहाँ पर फॉल हो रहा है, इंटरेस्ट रेट भी यहाँ पर फॉल हो रहा है, तो ए इज द राइट आंसर। क्लियर है। इसका अगर हम थ्रेशोल्ड देंगे इस पेपर का November 14 का, तो हमारे पास यहाँ पर जो है ना वो 22 पे ए है, 19 पे बी है, 16 पे सी है, 13 पे डी है, एंड 11 पे ई है, एंड बिलो 11 इज द यू। ठीक है।